बच्चों, कल हमने कक्षा 8 हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए पढ़ रहे थे, जिसमें प्रश्न अभ्यास के कारण बताइए तक हमने पढ़ा था। अब इसके आगे का प्रश्नोत्तर समझाया जाएगा तथा पाठ पर आधारित लघु प्रश्न बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं। 2 लेखक और बस यात्रा के अंतर्गत प्रश्न। इसमें प्रश्न है कि आपने इस लेख में एक बस की यात्रा के बारे में पढ़ा। इससे पहले भी आप एक बस यात्रा के बारे में पढ़ चुके हैं। बच्चों, आपको पता है यहाँ किस बस यात्रा के बारे में बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है इससे पहले का पाठ जिसका नाम था बस की यात्रा। यदि दोनों बस यात्राओं के लेखक आपस में मिलते तो एक दूसरे को कौन कौन सी बातें बताते? मान लीजिए कभी कहीं इन दोनों लेखकों की मुलाकात हो जाती तो वो आपस में क्या क्या बातें करते और अपनी यात्रा के बारे में क्या सुनाते? अपनी कल्पना से उनकी बातचीत लिखिए। तो यहाँ आपको संवाद लिखना है कि उन दोनों लेखकों के बीच में यात्रा को लेकर क्या बातचीत हुई। तो इससे पहले पाठ में लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा अपनी बस यात्रा का वर्णन किया गया है, जिसमें बस खराब होने के कारण वे समय पर गंतव्य तक पहुंचने की आशा छोड़ देते हैं। यात्रा करते समय रास्ते में उनकी बस कई जगह खराब होती है, पेट्रोल खत्म हो जाता है और कभी लाइट खराब हो जाती है, उससे रोशनी कम मिलती है और उसके बाद किसी तरह से वे अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। और इस पाठ में जो पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या निराश हुआ जाए, इस पाठ में लेखक यात्रा करते हुए कुछ नया एवं अलग अनुभव करता है। उसे ये अनुभव हुआ कि जिस बस कंडक्टर को सब समझ रहे थे कि बस छोड़कर भाग गया, लेकिन वो इतना भला आदमी है ये किसी ने नहीं सोचा था। तो इस तरह से दोनों ही लेखकों के अलग अलग अनुभव रहे हैं और उनको संवाद के रूप में कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है। जैसे पहली बस यात्रा के लेखक कहते हैं, संवाद लिखने के लिए पहले लिखा जाता है कि पहली बस यात्रा के लेखक और उसके बाद फिर आगे उनकी कही हुई बात लिखी जाती है। जो भी बोल रहा है पहले उसका परिचय वहाँ पे लिखा जाएगा। तो पहली बस यात्रा के लेखक कहते हैं, अरे भाई, हमारी बस तो पहले से ही खराब लग रही थी, तुम्हारी बस में क्या खराबी हो गई? दूसरी बस यात्रा का लेखक कहता है कि हमारी बस भी पूरी खटारा है, अब सुनसान जगह पर आकर बिल्कुल ही खराब हो गई। पहली बस यात्रा का लेखक कहते हैं, हमारी बस का ड्राइवर काफ़ी बुद्धिमान है और उसने पेट्रोल टंकी में छेद होने पर नए तरीके से इंजन में पेट्रोल पहुंचाने की व्यवस्था की। तो ये सुन के दूसरी बस यात्रा का लेखक कहते हैं कि हमारी बस का कंडक्टर काफ़ी भला और बुद्धिमान भी है। वह मेरी बस खराब होने पर साइकिल से बस अड्डे जाकर नई बस ले आया और बच्चों के लिए दूध और पानी भी लाया, जबकि वहाँ पर जितने भी युवा थे सब उस ड्राइवर को
पीटने की तैयारी किए हुए थे, लेकिन जब कंडक्टर खाली बस लेकर आते हुए दिखाई दिया और आके उसने बताया, तब लोगों को समझ में आया कि ये बस कंडक्टर एक भला इंसान है और उसने सभी बस यात्रियों की और बच्चों की सबकी सुरक्षा का ध्यान देते हुए उनको जहाँ उन्हें जाना था वहाँ पहुँचाने का इंतज़ाम किया। तो इसी तरह से संवाद में और भी कुछ लाइनें जोड़ी जा सकती हैं। तो बच्चे ये अपने से कोशिश करेंगे इसे लिखने की। अब इसके आगे का प्रश्न है सार्थक शीर्षक। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, सार्थक शीर्षक के अंतर्गत पहला प्रश्न है कि लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? तो यहाँ पर प्रश्न है कि लेखक ने ऐसा नाम क्यों रखा पाठ का, और बेहतर का मतलब इससे अच्छा, सुझा सकना मतलब बता सकना कि आप इससे भी अच्छा शीर्षक बता सकते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए इसलिए रखा होगा क्योंकि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। समाज में भ्रष्टाचार, हिंसा, चोरी, डकैती बढ़ रही है, तो समाज में अच्छे काम को करने वालों की संख्या कम नहीं है। मसलन बस के 2 कंडक्टर के उदाहरण को देखें। इसके लिए उन्होंने ये नाम क्यों रखा, इसके लिए उन्होंने 2 उदाहरण भी दिया है जिनके सहारे समाज की मानवता कभी मिट नहीं सकती। लेखक उस समय समाज में मानवीय गुणों से भरे लोगों को और उनके कार्यों को याद करने को कहा है जिससे हम निराश न हों। तो अगर हम 1-2 बार धोखा खाने पर यही सोचते रहें कि इस संसार में ईमानदार लोगों की कमी हो गई है, तो यह सही नहीं होगा। आज भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी ईमानदारी को बरकरार रखा है, ईमानदारी को बनाए रखा है। लेखक ने इसी आधार पर ये शीर्षक चुना होगा और यही कारण है कि लेखक कहता है कि ठगा मैं भी गया हूँ, धोखा मैंने भी खाया है, परंतु ऐसी घटनाएं भी मिल जाती हैं जब लोगों ने अकारण ही सहायता भी की है, जिससे मैं अपने को ढाढ़स देता हूँ, मेरे अंदर हिम्मत आती है। और यदि लेख का शीर्षक कुछ देना हो, दूसरा शीर्षक देना हो, तो इसमें आशावादी दृष्टिकोण हो सकता है, निराशा से आशा की ओर हो सकता है, या आशावान बने। तो इस तरह से पाठ का एक शीर्षक आपको खोज के लिखना है, सोच कर लिखना है। और इसके बाद एक प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव का कारण बताइए। तो यहाँ पे कई तरह के विराम चिन्ह हैं, जिसमें संबोधन का है, पूर्ण विराम है, प्रश्नवाचक है, अल्प विराम है। तो इस तरह से कई यहाँ पे विराम चिन्ह दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे वाक्य लिखा है, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है,
पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ये भी एक प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग दूसरे प्रश्न का देखेंगे। तो यहाँ पर इसमें क्या निराश हुआ जाए, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह कवि सही प्रश्न पूछ रहा है। यहाँ पर कवि जो है वो प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ कवि ने प्रश्नात्मक लहजे में शीर्षक का नाम रखा है। पाठ का नाम उन्होंने ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रश्न पूछ रहा है कि क्या निराश हुआ जाए या नहीं। तो यहाँ प्रश्न का एहसास हो रहा है, इसलिए जो है प्रश्नवाचक चिन्ह जो है यहाँ पे लग सकता है। इसका अप्रत्यक्ष अर्थ निकलता है कि वर्तमान युग में भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, आदर्शों पर चलने की बात का कहना आसान है, पर उच्च आदर्शों पर चलना कठिन है। यह कथन पूर्णतया सत्य है, क्योंकि उपदेश देना आसान है, जबकि उन आदर्शों पर खरा उतरना कठिन है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महान महान विचारों को सुनाते हैं, अच्छे अच्छे विचारों को बताते हैं, ऐसा होना चाहिए और ऐसा करना चाहिए, लेकिन वैसा करना संभव नहीं होता है। तो उपदेश देना आसान होता है और उसको उसकी तरह कार्य करना कठिन है। सही आदर्शों पर चलना कष्टों और बाधाओं को बुलावा देना है, लेकिन कुछ अच्छा पाने के लिए कष्ट झेलने ही पड़ते हैं। कोई भी चीज़ आसानी से, कोई भी अच्छी चीज़ हो तो वो आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए हमें मेहनत करनी होती है और उसके अनुसार चलना होता है। अपने आदर्शों को आगे बढ़ाना होता है। आदर्शों के अनुसार चलकर ही हम ईमानदार बन सकते हैं और समाज में व्याप्त बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना ज़रूरी है। तो इस तरह से हम इस बात से सहमत हैं कि आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। अब है आगे प्रश्न है, शीर्षक है सपनों का भारत। तो यहाँ पे एक वाक्य लिखा हुआ है कि हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। तो इस पर प्रश्न पूछा गया है कि आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे, लिखिए। तो इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। पहले भी हम बताए हैं कि किसी भी शीर्षक के अंतर्गत कोई ऐसा प्रश्न है जिसमें लिखा है कि वाक्य लिखिए या वाक्य प्रयोग करिए, तो इसमें आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। और अगर किसी प्रश्न में ये कहा गया है कि बातचीत कीजिए, आपस में वार्तालाप कीजिए या ढूंढ कर देखिए, खोजिए, तो इस तरह के प्रश्नों को केवल समझना है, मौखिक रूप से उसे करना है। तो इसमें पहले प्रश्न का उत्तर हम लोग देखेंगे कि इसमें आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे। तो हमारे महान विद्वानों ने ऐसे भारत की कल्पना की थी जिसमें सभी एक दूसरे से प्रेम व सहयोग की भावना से रहें। वे चाहते थे कि आर्य और द्रविड़ यानी हिंदू और सिख, जैन, बौद्ध, मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि भारत ही हो। उन्होंने इसे मानव महासमुद्र के रूप में देखना चाहा। वे सभी धर्मों के लोग भाईचारा, प्रेम तथा बंधुत्व बनाए रखें।
महासमुद्र से मतलब है जिस तरह से समुद्र में अनेक नदियाँ आकर मिलती हैं और सब एक बराबर हो जाती हैं, एक समान हो जाती हैं। समुद्र का पानी एक समान हो जाता है। तो इसी तरह से भारत में भी अनेक धर्मों के लोग जो है एक समान बनकर रहें। भारत भविष्य में भी आदर्श रूप बनाए रखे और लोग यहाँ की संस्कृति को अपनाएं, इस संस्कृति को सदैव अपनाते रहें। भारत में गरीबी, निरक्षरता और अस्पृश्यता, छुआछूत जैसी बुराइयों और कुरीतियों से मुक्ति का सपना देखते थे और यहाँ के महान व्यक्तित्व वाले लोग चाहते थे कि देश के सारे नागरिक समान रूप से स्वाधीनता और समृद्धि के सुख भोगें। वे केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं चाहते थे, अपितु जनता की आर्थिक, सामाजिक और आत्मिक उन्नति भी चाहते थे। हर एक इंसान की उन्नति हो, वो आगे बढ़े, सुख समृद्धि से युक्त हो, उसके पास अपने जीवन को जीने के सभी साधन हों। इसी भावना ने उन्हें ग्राम उद्योग संघ और गो रक्षा संघ स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। ये महात्मा गांधी ने ऐसा सोचा था। अब है इसके आगे दूसरा प्रश्न है कि आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, लिखिए। अब यहाँ विद्यार्थियों के लिए है कि आप क्या सोचते हैं कि हमारा भारत कैसा हो। तो सभी छात्रों को अपने विचार यहाँ लिखने हैं, अपनी सोच को लिखना है, अपने सपनों को लिखना है कि हमारा देश कैसा हो और उसमें क्या क्या चीज़ें हों और क्या परिवर्तन वो चाहते हैं। तो इन सब बातों को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हमारे सपनों का भारत कैसा हो, तो अधिकतर लोग यही चाहते हैं कि मेरे सपनों के भारत में यहाँ के सभी निवासी स्वस्थ, निरोगी, शिक्षित तथा ईमानदार हों। वे जाति, धर्म, प्रांत, संप्रदाय आदि से ऊपर उठकर देश में प्रेम तथा सद्भाव से रहें। और सपनों का भारत का तात्पर्य है मेरी कल्पना का भारत। आप कैसी कल्पना करते हैं कि भारत देश कैसा हो। भारत खुद में एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग देश में रहते हैं। हालांकि ऐसे लोगों को का भी कुछ समूह है जो अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, जिससे देश की शांति में बाधा आ जाती है। मेरे सपनों के भारत में इस तरह की विभाजनकारी, बांटने की प्रवृत्तियों की कोई जगह नहीं होगी। यह ऐसा स्थान होना चाहिए जहां विभिन्न जाति समूह एक दूसरे के साथ एकदम सही तालमेल में रहते हों, एक दूसरे से कोई शिकायत न हो। मैं भारत को ऐसा देश होने का सपना हम लोग देख सकते हैं कि मेरे देश के लोग शिक्षा के महत्व को समझें और भारत का सामाजिक और आर्थिक जीवन सभी प्रकार के भ्रष्टाचार से मुक्त और सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहे और निकट भविष्य में भारत कृषि, परिवहन, संचार, ऊर्जा और स्वास्थ्य व जन कल्याण के क्षेत्रों में बहुत अद्भुत उन्नति करे। ऐसा सपना होना चाहिए अपने देश के बारे में। और यह देश संप्रदायवाद से मुक्त तथा आतंकवाद से मुक्त रहे। देश में विज्ञान, कृषि, उद्योग धंधों का विकास हो। देश में जिससे प्रत्येक व्यक्ति समृद्ध और सुखी जीवन बिता सकेगा।
तो सपनों का भारत जो है उसमें ये सारी बातें हो सकती हैं। तो अब हम लोग आगे का प्रश्न देखेंगे, भाषा की बात। भाषा की बात में पहले भी बताए हैं कि अधिकतर व्याकरण के प्रश्न होते हैं और इसमें पहला प्रश्न दिया है कि दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। जिन दो पदों में समास किया जाता है उनमें पहला पद, दो शब्द होते हैं जिसमें पहला पद पूर्व पद कहलाता है और बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। तो पहला शब्द और दूसरा शब्द ये दोनों के मिलने से ही समास होता है। इसे पूर्व पद और उत्तर पद कहते हैं। पूर्व का मतलब पहले होता है, उत्तर का मतलब बाद में। तो इन समास हो जाने के बाद पूरा पद, जब इन दोनों शब्दों में समास हो जाता है तो पूरा पद एक पद माना जाता है। दोनों मिलकर एक शब्द बन जाते हैं, एक पद हो जाता है और उस पूरे पद को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। अब यहाँ पर समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास। वैसे समास के मुख्य भेद हैं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि ये चार मुख्य समास हैं और जिसमें द्वंद्व समास का यहाँ पे प्रयोग बताया गया है। इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, दोनों का एक समान महत्व होता है। और जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे में द्वंद्व की संभावना होती है, स्पर्धा, होड़। द्वंद्व मतलब स्पर्धा, होड़ की संभावना होती है। कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता, जैसे चरम और परम। चरम, परम ये दोनों शब्द एक बराबर ही महत्व रखते हैं। भीरू और बेबस, भीरू बेबस दोनों शब्द मिलकर बन गया भीरू बेबस। और दिन और रात दोनों मिलकर बन गया दिन रात। इसमें से और शब्द का लोप हो गया है। लोप होना मतलब हट जाना। तो भीरू और बेबस में से और हट गया है और चरम और परम में से और हट गया है और दिन और रात में से और हट गया है। और के साथ आए शब्दों के जोड़े को और हटाकर योजक चिन्ह, यहाँ पे कोष्ठक में दिखाया गया है कि योजक चिन्ह कैसा होता है। तो योजक चिन्ह भी लगाया जाता है, कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है। द्वंद्व समास के 12 उदाहरण ढूंढ कर लिखिए। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो एक साथ बोले जाते हैं और एक समान उनका जो है वो स्थिति होती है, एक समान उनका महत्व होता है। तो इसके कुछ उदाहरण हम लोग देखेंगे, जैसे लोभ, मोह। जब हम इसमें द्वंद्व समास करेंगे तो इसका समास विग्रह, समास विग्रह करना मतलब कि इन दोनों शब्दों को जो है ये बीच में जो योजक चिन्ह लगे हैं उसको हटाकर उसकी जगह पर और शब्द का प्रयोग करना है, तो उसका समास विग्रह हो जाएगा। तो अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है कि इस समास विग्रह करें। तो समास विग्रह करें यानी कि शब्दों को अलग करें। तो लोभ, मोह, यहाँ पर जब हम समास विग्रह करेंगे तो बनेगा लोभ और मोह। झूठ, फरेब, तो बीच में योजक चिन्ह हटाकर बनेगा झूठ और फरेब। मारने, पीटने, मारने और पीटने।
गुण दोष, यहाँ पर भी और का प्रयोग होगा, गुण दोष। सच्चाई ईमानदारी, सच्चाई और ईमानदारी। जब हम योजक चिन्ह हटाएंगे तो और शब्द यहाँ पे लिख दिया जाएगा, सच्चाई और ईमानदारी। सच्चा झूठा, सच्चा और झूठा। पति पत्नी, पति और पत्नी। नर नारी, इसका विग्रह होगा नर और नारी। दाल चावल, और इसका समास विग्रह होगा दाल और चावल। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। सुख सुविधा, सुख और सुविधा। माँ बाप, माँ और बाप। इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं माता पिता, माता और पिता। दिन रात, दिन और रात। तो इस तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं। सभी छात्र छात्राएं अपने से बनाकर, अपने से सोचकर भी लिख सकते हैं इसे। स्त्री पुरुष है, स्त्री और पुरुष। सुख दुख, सुख और दुख। तो ये बहुत सारे शब्द हैं जो लिखे जा सकते हैं। अब हम लोग भाषा के बाद का दूसरा प्रश्न देखेंगे। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं का उदाहरण खोजकर लिखिए। संज्ञा आपने 6 में भी पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा है। तो संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये तीनों प्रकार की संज्ञाओं का उदाहरण खोजकर लिखना है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, पाठ में नाम आया है गांधी जी का, तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, भारतवर्ष, मदन मोहन मालवीय, वाणिज्य। तो ये सारे शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब है दूसरी संज्ञा का भेद, जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक में जैसे समाचार पत्र, कानून, बीमार, ड्राइवर, मनुष्य, नौजवान, यात्री, बस, मुसलमान, यात्री। तो ये सारे जो है शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जैसे झूठ, फरेब, आस्था, लोभ, मोह, क्रोध, सेवा, भयभीत, व्याकुल, मनुष्यता, धोखा, ईमानदारी, चोरी, विनम्रता, दया, माया इत्यादि शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ शब्दार्थ लिखे हैं जिसे हम लोग फिर से देखेंगे। शब्दार्थ में है धर्म भीरु, जिसे धर्म छूटने का भय हो, अर्थात अधर्म से डरने वाला। पर्दाफाश, भेद खोलना। दोष प्रकट करना, भेद पर्दाफाश करना मतलब सच्चाई को सामने लाना, भेद खोलना और जो गलती है उसे प्रकट करना। उजागर, उजागर मतलब दिखा देना, प्रकट करना। गंतव्य, स्थान जहाँ किसी को जाना हो, जिस जगह हमें जाना है वो हमारा गंतव्य है। ढाढ़स, ढाढ़स का अर्थ है दिलासा, धीरज। तो इस तरह से इन शब्दों का शब्दार्थ यहाँ पर दिया हुआ है। इसे सभी छात्र छात्राएं पढ़ेंगे और पाठ के प्रश्नों का उत्तर भी लिखेंगे। अब हम लोग पाठ पर
कुछ छोटे छोटे प्रश्न देखेंगे जिससे कि हमें पाठ के अंदर से उसे उत्तर खोज कर लिखना आ जाए। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न जो ये जानना ज़रूरी होता है कि इस पाठ के लेखक कौन है। तो ये शुरू में भी बताया गया था कि इस पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है कि प्रत्येक व्यक्ति को किस दृष्टि से देखा जा रहा है। तो प्रत्येक दृष्टि को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि सभी जो है वो सोचते हैं कि ये इंसान पता नहीं कैसा होगा। और एक प्रश्न है, कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने से निम्नलिखित में से कौन लोग संकोच नहीं करते। अर्थात कौन लोग कानून की कमियों का लाभ उठाते हैं। तो धर्म भीरू लोग। भारतवर्ष में किसके संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। यानी कि लोग जो है वो किसको इकट्ठा करना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। तो इसमें उत्तर है भौतिक वस्तुओं को। अब लेखक ने टिकट बाबू को कितने का नोट दिया। तो लेखक ने टिकट बाबू को 100 का नोट दिया था, 10 का नोट समझकर। और बस का कंडक्टर अपने साथ बस अड्डे से क्या लाया था। तो बस का कंडक्टर अपने साथ बस अड्डे से दूध और पानी लाया था। अब है प्रश्न कि समाचार पत्रों में कैसे समाचार भरे रहते हैं। ज़्यादातर हम लोग समाचार पत्र देखते हैं तो अधिकतर समाचार जो है वो ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार की खबरों से भरे रहते हैं। इस पाठ में लेखक का कौन सा दृष्टिकोण अभिव्यक्त हुआ है। पूरे पाठ को पढ़ने के बाद ये हम बता सकते हैं कि इस पाठ में लेखक का आशावादी दृष्टिकोण अभिव्यक्त हुआ है। कितना भी बुरा हो लेकिन हमें आशावादी बने रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। तो इस तरह से इस पाठ में हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे प्रश्न भी देखे। तो ये पाठ हम लोग का पूरा हुआ और सभी छात्र इस पाठ को पढ़ेंगे और प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। धन्यवाद।